हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 6 है। अर्थात आज हम अपने टॉपिक नंबर 101 से लेके टॉपिक नंबर 120 तक के टॉपिक को कवर करेंगे, जो प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज का डे 6 है। अर्थात इसमें आज हम टॉपिक नंबर 101 से लेकर टॉपिक नंबर 120 तक के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने डे 5 तक के टॉपिक में 100 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है आप में से सभी लोगों ने उन सभी पार्ट्स को देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में जीएस के फाउंडेशन कोर्स को हमें किस तरीके से प्रीलिम की दृष्टि से कंप्लीट करना चाहिए। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि अपने इन्हीं आगे की दिशा में बढ़ते हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के हमारे जो टॉपिक होंगे वो वास्तव में आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अर्थात आर्ट एंड कल्चर के हम मेजर टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिससे संबद्ध यूपीएससी इस बार प्रश्न पूछ सकती है। तो काफ़ी गहनतापूर्वक आपको पढ़ना है, इसलिए भी क्योंकि इससे संबंधित मटेरियल आपको किसी एक बुक में या किसी एक नोट्स में नहीं मिल पाता है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को यूपीएससी में सॉल्व नहीं कर पाते। क्लियर? तो देखते हैं, हम अपनी बात शुरू करें। इससे पहले जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो पूरी तरीके से न केवल आपके जीएस के 1 पेपर को कंप्लीट करेगी, बल्कि जीएस 2 के पेपर को भी पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीएस 1 के लिए हमने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज़ के अंतर्गत नित्य हम आपको 1 महीने के करंट अफेयर्स को 1 दिन में कंप्लीट कराते हैं अपने 3 पार्ट में। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर के अंतर्गत हम आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को किस हिसाब से सॉल्व करना चाहिए ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के माध्यम से, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। रही बात सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत, इसमें हम आपको न केवल रीजनिंग पढ़ाते हैं, न केवल कॉम्प्रीहेंशन, बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि मैथ की सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और फिर रही बात टारगेट 60 की, तो बहुत जल्द ये हमारी लगभग 1 मई से इस सीरीज की शुरुआत होगी, जो कि 1 मई से लेके 26 जून या कहें कि 22 जून तक आपको लगातार डेली 50 से 60 एमसीक्यू के जरिए सॉल्व कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर नित्य आपको 40 एमसीक्यू देते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि इस सीरीज़ का उस सीरीज़ से कोई संबंध नहीं है। इस सीरीज़ का उस सीरीज़ से संबंध है और ऑलरेडी हम यहाँ जो टॉपिक आपको पढ़ाते हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्म में टेलीग्राम में देते हैं। तो आप में से जो लोग टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे नित्य एमसीक्यू को सॉल्व करके अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज की अपनी जो पहला टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संगीत से संबंधित। भारतीय संगीत से संबंधित टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, आपके मन में आया होगा। तो आप में से जो लोग करंट पढ़ते होंगे या करंट में आप लोग कई सारी पर्सनालिटी को जब सुनते होंगे कि फला महिला का देहांत हो गया, फला कर्नाटक संगीत की महिला का देहांत हो गया, या फला कर्नाटक संगीत के पितामह का या हिंदुस्तानी संगीत के पितामह का आज जन्मशती है, या इनका देहांत हो गया, तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? वो पर्सन नहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो पर्सन किस चीज़ से संबद्ध थे वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी दिशा में आज हम अपने इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे और उम्मीद है इसको कवर करने के बाद जितनी सहज शैली में, जितनी प्रवाहमान भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे, जितनी गहनता से आपको समझा देंगे, आपको इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी सिनॉप्सिस कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा यूपीएससी के स्टैंडर्ड मानकों पर आधारित होने वाले। क्लियर? तो देखते हैं, भारतीय संगीत के अंतर्गत हमारा जो पहला है वो है ध्रुपद। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ध्रुपद के संदर्भ में। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि सर ये जो ध्रुपद है, मतलब इसको ध्रुपद बोलते हैं, और एक आता है ध्रुपद। तो ध्रुपद वास्तव में द्रौपदी के पिताजी थे। क्लियर? तो राजा ध्रुपद को हमें नहीं पढ़ना है, ध्रुपद को पढ़ना है। क्लियर? ध्रुपद क्या है? शास्त्रीय संगीत की शैली में ध्रुपद प्रमुख है।
अब आपके मन में आया होगा कि साहब ये शास्त्रीय संगीत कौन से होते हैं। शास्त्रीय संगीत का सामान्य सा मतलब ये होता है कि वो संगीत जिनका प्रचलन शास्त्रों में वर्णित प्रथाओं या शास्त्रों में वर्णित शब्दों या स्वरों के अनुरूप किया गया। समझ गए? जैसे नाट्य मुनि का आप पढ़ते हो ना, नाट्य शास्त्र, तो उसी से संबद्ध जितनी भी शैलियाँ हैं उसे शास्त्रीय संगीत के रूप में जाना जाता है। ध्रुपद भारत की समृद्ध गायन शैली है, मतलब इसे गाया जाता है। यह एक प्राचीन शैली है जिसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था। इस लाइन को समझना, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपसे देगा कि ध्रुपद का प्रथम बार या ध्रुपद की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी, तो आप कहेंगे नहीं साहब, ध्रुपद वास्तव में एंशियंट टाइम पीरियड से ही प्रचलन में था, बट उसका जो अधिकता आई या उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता लोगों की आई वो मेडिवल टाइम पीरियड के एरा में आई। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा भी है कि ध्रुपद की जो शैली है वो वास्तव में उसकी शुरुआत मध्यकाल में मानी जाती है और आधुनिक संदर्भ में इसका विकास हुआ, तो गलत हो जाएगा। समझ गए? अगला पॉइंट है, यह आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित होता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे घुमा देगा कि यह आलाप मंत्रों से लिए गए हिंदी अक्षरों पर आधारित होता है या फिर अवधी अक्षरों पर आधारित होता है या फिर ब्रज भाषा के अक्षरों पर आधारित होता है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये संस्कृत के अक्षरों पर आधारित होता है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। देखिए ये रस क्या होते हैं यहाँ हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। वीर रस आप हमेशा सुनते रहते होगे ना, वीर रस के कविता जो होते हैं वो कविताएं जो बोलते हैं वो, जैसे आपने देखा होगा एक कविता है भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्लियर? वो वास्तव में वीर रस से प्रेरित है। भक्ति रस में ईश्वर का भजन किया जाता है। शांत रस में बिल्कुल एनवायरनमेंट की तरह पीस होता है। श्रृंगार रस में क्या होता है? श्रृंगार की बात की जाती है। जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परिहो प्रभात, ये श्रृंगार रस है। खैर यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी के हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये देखना है भक्ति रस, वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस। हाँ, जनरल हिंदी के लिए आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। खैर हम आपको पढ़ाएंगे 27 जून के बाद से, यानी कि 30 जून से। इस शैली के विकास में संगीत सम्राट तानसेन एवं उनके गुरु स्वामी हरिदास का अप्रतिम योगदान रहा। मतलब ध्रुपद का संबंध किससे रहा है? तानसेन से रहा है और स्वामी हरिदास से। अब आपको याद आया होगा तानसेन को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 के पेपर में, तानसेन को लेकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब महिलाएं भी इसे गाने लगी हैं। मतलब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ध्रुपद का जो गायन है वो केवल और केवल पुरुष करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हो। केवल और केवल पुरुष नहीं करते बल्कि महिलाएं भी अब इसे गाती हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। इससे ज़्यादा ध्रुपद के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है ख्याल की। ख्याल क्या होता है? ख्याल मतलब वो वाला ख्याल नहीं कि उसका ख्याल आया तो मुझे याद आ गई, ये वाला ख्याल नहीं। ठीक है, ख्याल वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है। जहाँ एक और ध्रुपद विशुद्ध भारतीय संगीत है, वहीं ख्याल शैली में भारतीय और फारसी शैली का मिक्सअप है। अर्थात आपसे एक क्वेश्चन कैसे बनेगा ख्याल और ध्रुपद के अंतर को लेकर, और वहाँ पे आपको दे देगा कि ध्रुपद वास्तव में भारतीय और फारसी शैली का मिक्सअप है, जबकि जो ख्याल है वो वास्तव में विशुद्ध रूप से भारतीय है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं भाई साहब, आप उल्टा बोल दिए। वास्तव में ध्रुपद विशुद्ध रूप से भारतीय है और ख्याल में फारसी और भारतीय का मिक्सअप है। ठीक है, माना जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमीर खुसरो ने ख्याल गायकी का परिशोधन किया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि माना जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमीर खुसरो ने ध्रुपद गायकी का परिशोधन किया, तो आप कहोगे नहीं साहब, अमीर खुसरो ख्याल गायकी से जुड़े थे। क्लियर? ये शैली 18वीं सदी में एक बार फिर परवान चढ़ी और तत्कालीन शासक मोहम्मद शाह रंगीला, आप नाम सुनते ये पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, मतलब मस्त मौला टाइप का, नाच गाना सुर सुरा सुंदरियाँ ये सारी चीज़ें करता था। तो काफ़ी मतलब इसको लंपट मूर्ख भी बोलते हैं शायद, हाँ यही होगा। रंगीला के दरबार में अदारंग यानी कि फिरोज खां और सदारंग यानी कि नियामत खां नाम के गायकों ने इस शैली में कई गीत रचे थे।
ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बात आती है ख्याल गायन में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर कैसे देगा? अब देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसे बनाया करो आप लोग। जब हम आपको कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना, हालांकि वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, कौन आपको कोचिंग पढ़ाना है, आपको तो खुद से पास होना है, पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप लोग सोचते होगे ना, तो हम देखो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको ख्याल पढ़ा दिया, पहले हमने आपको क्या पढ़ाया? ध्रुपद। अब हम क्या बनाएंगे कि एक तो इंडिपेंडेंट ध्रुपद पे क्वेश्चन आएगा, एक तो इंडिपेंडेंट ख्याल पे आएगा, दूसरा क्वेश्चन ध्रुपद और ख्याल को मिक्स करके आएगा। तो क्या आएगा? पहली लाइन आपको दे देगा कि ध्रुपद विशुद्ध रूप से भारतीय है, ख्याल भारतीय और फारसी का मिक्सअप है। दूसरा, ध्रुपद में श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस, शांत रस की प्रधानता होती है, जबकि ख्याल में केवल श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब केवल वर्ड आ जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नहीं भाई, गलत नहीं है, ये सही है, अर्थात ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको गेस करना होता है। चलिए अगला है तराना। तराना आप लोग हमेशा गाना, ये देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले ज़माने के जो गाने आते थे उनमें आपको मिलेगा। जैसे आप लोग गाना जब सुनते हो इन लोगों को, जो पाकिस्तानी गायक हैं, क्या नाम है, एक तो रफ़ीक में भी आता है, ठीक है, और अभी देखो मैं भूल गया, चलिए बताऊंगा, अभी नाम भूल गया अचानक से, खूब मोटे मोटे हैं तो उनका नाम ही मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तराना शैली की खोज का श्रेय अमीर खुसरो को है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तराना गायकी में राग, ताल एवं लय का ही आनंद मिलता है, शब्दों का नहीं। मतलब राग आपके कैसे हैं, ताल आपकी कैसी है और लय कैसी। ताल का मतलब ये देखो, अब ये संगीत की चीज़ें होंगी, इतनी डेप्थ में मुझे नहीं बताना है। राग का मतलब होता है कौन सा राग, जैसे आप पढ़ते हो ना, ये सुबह का राग है, दोपहर का राग है, शाम का राग है, ठीक है, उसी तरीके से ताल लगानी पड़ती है। जैसे आप लोग कव्वाली वगैरह सुनते होगे तो उसमें ताल लगाई जाती है और लय होती है, ठीक है, शब्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब एक तरीके का रैप समझो इसे आज के मॉडर्न टाइम पे। इतनी बातें आपने देख ली। हालांकि हो सकता है कि ध्रुपद, ख्याल और तराना उतने इम्पॉर्टेंट ना हो, बट इस टॉपिक में यानी कि 101 से लेके 120 तक के टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने माना है वो है हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर हाल में क्वेश्चन आएगा, आप रिटन में लिख कर ले सकते हैं, ठीक है। क्या है इसका उल्लेख पालकालीन रचना संगीत सुधाकर में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिंदुस्तानी संगीत का उल्लेख कहाँ मिलता है? संगीत सुधाकर में। दूसरा, हिंदुस्तानी संगीत की शुरुआत तो सल्तनत काल या अमीर खुसरो के समय से ही हो गई थी, किंतु 18वीं शताब्दी में आकर इसका रूप स्थिर हो गया। अर्थात यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये दे दे कि हिंदुस्तानी जो संगीत था वो वास्तव में प्राचीन काल से ही विद्यमान था, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना आदि प्रमुख गायन शैली हैं। अर्थात अब एक क्वेश्चन देखो और बनेगा, क्या कि ध्रुपद हो, ख्याल हो, धमार हो या तराना हो, ये सब के सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सब पार्ट हैं। समझ गए? अगर आपको क्वेश्चन दे दे जो मैंने अभी आपको बताया ना अंतर ध्रुपद और ख्याल में, और उसमें तीसरी लाइन ये दे दे कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहीं ख्याल कर्नाटक संगीत का, तो आप कहेंगे नहीं साहब गलत है। दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों के दोनों संबंधित हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। अब जब मन में इतना हमने बता दिया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो इसकी क्वालिटीज़ हैं, पहला, गायक आलाप का तीव्र अनुसरण करता है, जिसे जोर या जोत कहा जाता है। मतलब ऊंची ताल लगाता है, होता है ना कि एक सांस में लंबी ताल लगाना, ठीक है, तो वही चीज़ है। सुबह और शाम के लिए अलग अलग राग होते हैं, क्लियर? अलग अलग राग का मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग राग होते हैं। संगीत में घराना परंपरा, मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को पढ़ते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अलग अलग घरानों में डिवाइड किया गया। मैंने जैसे आपको हमेशा एक दो तीन चीज़ें बताई हैं ना, कि जैसे सूफियों को सिलसिलों में बांटा जाता है, ठीक है, भक्ति आंदोलन के संतों को निर्गुण और सगुण में बांटा जाता है, शास्त्रीय संगीत को हिंदुस्तानी और कर्नाटक में बांटा जाता है, और उनमें भी हिंदुस्तानी संगीत को घरानों में बांटा जाता है। अब आप समझ गए कि ये सब टाइप हैं। मतलब किसी के घर का कोई व्यक्ति हुआ,
सपोज़ कीजिए, मान लीजिए आप लोग बिहार के हैं, ठीक है, या आप लोग मान लीजिए राजस्थान के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या साउथ इंडिया के हैं। देखो होता क्या है ना कि आप लोग ये समझ जाते हो मैं कोई एक स्टेट का नाम लेता हूँ तो मैं उस क्षेत्र की तारीफ़ कर रहा हूँ। बात ये 29 स्टेट का नाम तो हम ले नहीं सकते, है ना। तो हम हिंदी बेल्ट के आप लोग होते हो तो इसलिए हिंदी बेल्ट का ज़्यादा नाम ले लेते हैं कि राजस्थान से लगा के, सपोज़ करो जम्मू कश्मीर से लगा के ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, अब अच्छा रहेगा, ये लाइन बोलनी चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी लाइन में बोल दिया करूँ कि कृष्णा नदी से लेके कावेरी के मुहाने तक, है ना। तो इससे दोनों लोग बेचारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो मान लीजिए आप सिंधु नदी के मैदान से लेके ब्रह्मपुत्र के मैदान तक विस्तृत हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप सिंधु मैदान में आप गाना गाते हैं और आप हिंदुस्तानी गा रहे हैं, तो आपका नाम रख दिया गया सिंधु घराना। और कोई व्यक्ति ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर गाना गा रहा है तो उसका नाम रख दिया गया ब्रह्मपुत्र घराना। समझ गए। तो ऐसे ही घराना परंपरा का जन्म हुआ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मुख्यतः घराने का आरंभ ख्याल गायकी के साथ हुआ। मतलब ध्रुपद में घराना नहीं था, ख्याल गायकी में था। जैसे दिल्ली घराना, ख्याल गायकी का दिल्ली घराना भारत के सबसे प्राचीन घरानों में से एक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि दिल्ली घराना कौन सा है, फलाना घराना कौन सा है। किराना घराना, किराना यही जो अभी विवाद हुआ था ना, लड़ाई हुई थी तसल को लेकर, शायद कोई केस हुआ था, ठीक है। ये घराना गायन की शैली का गायकी परंपरा से जुड़ा है। फिर है पटियाला, पटियाला पैक, है ना। पटियाला घराना पंजाब के पटियाला रियासत में विकसित हुआ, ठीक है। कर्नाटक संगीत, मतलब ये घराने आपको याद नहीं रखने, कौन इनसे संबंध है ये भी आपको नहीं याद रखना। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एसएससी वाले बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस घराने से संबद्ध है। क्लियर। चलिए, अब आता है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात कि कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है। ये संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में होता है और इसके अंतर्गत अधिकतर जो रचनाएं हैं वो हिंदू देवी देवताओं को संबोधित होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि इसके अंतर्गत जो जितनी रचनाएं होती हैं क्या वो मुस्लिम मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं या पारसी से संबंधित हैं या बौद्ध से संबंधित है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये हिंदू देवी देवताओं को संबोधित करती हैं। 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के दौरान विद्यारण्य, रामामात्य और विट्ठल जैसे विद्वानों ने इस संगीत को और अधिक लोकप्रिय बनाया। विद्यारण्य को आप हमेशा सुनते होंगे, क्यों? क्योंकि विद्यारण्य के ही शिष्य थे। कौन बताइए? हरिहर और बुक्का। अब ये बताओ हरिहर और बुक्का कौन थे? इन दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था? इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। कर्नाटक संगीत में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने में आया। अर्थात ये सब एंशियंट से नहीं है, जैसे ध्रुपद एंशियंट से है बट ये एंशियंट से नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन डेटलाइन का मकसद यही है, याद नहीं रखना कि 18वीं थी कि 15वीं थी कि 14वीं थी कि 13वीं थी। ये याद रखना है कि एंशियंट से नहीं थी, मेडवल से ये सब शुरू हुआ डेवलपमेंट। उस समय 3 संत कवि बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्हें त्रिमूर्ति या निर्माण के नाम से जाना जाता है, त्रिमणि के नाम से, जैसे त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यूपीएससी ने त्यागराज पे क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए उम्मीद बनती है कि कर्नाटक पे पूछ ले। देखो यूपीएससी की एक अदा है, क्या अदा है? पहले वो थोड़ा सा ऊपर रहेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर उसके ऊपर रहेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर और नीचे, और ऐसे वो इतना डेप्थ में चली जाएगी ना, जब तक उसके सारे क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक पूछती रहेगी। और कोचिंग वाले क्या करते हैं कि अपनी टेस्ट सीरीज में ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछ लिया उसी को दे देंगे, उससे डेप्थ वाले पे जाते ही नहीं है। तो बच्चों को जब फिर ये क्वेश्चन मिलता है तो फिर ये नया लगता है, नोट्स में मिलेगा ही नहीं। तो वही चीज़ समस्या को हमने दूर किया है कि हमने हर एक सोर्सेज को अपनाया है जिनको अपनाया जा सकता है, ठीक है, अपनी आर्ट एंड कल्चर के लिए। मतलब ये आर्ट एंड कल्चर की जो हमारे नोट्स आपको मिल रहे हैं ये किसी एक बुक का परिणाम नहीं है, कई सारी बुकों का परिणाम है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें? श्यामा शास्त्री ने कई दुर्लभ रागों जैसे मंजी और चिंतामणि में रचना की। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बस आपको ये याद रखना है कि मंजी और चिंतामणि क्या थे। मंजी और चिंतामणि वास्तव में राग थे। देवी मीनाक्षी की प्रशंसा में लिखी उनकी नवरत्न मालिका को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, आपसे नहीं पूछेगा।
मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने कई कृतियां भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित की। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। संत त्यागराज अपनी पंचरत्न कृति के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी अधिकतर रचनाएं तेलुगु में हैं और भगवान राम की प्रशंसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्यों? यूपीएससी ने आपसे जब 2019 में जब प्रश्न पूछा है तो उसने क्या दिया था? भगवान कृष्ण की स्तुति में गाए। तो आपको पता होना चाहिए वो वास्तव में त्यागराज किससे संबंधित है? भगवान राम से। जिस तरह मुगल वंश के अधिकांश बादशाहों ने संगीत को प्रश्रय देकर उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया, उसी तरह से दक्षिण में आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। त्रावणकोर के राजा स्वातिमल तिरुमल राम वर्मा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वाति तिरुमल राम वर्मा क्यों फेमस हैं? क्योंकि इन्होंने कर्नाटक शैली को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जब भी नितिन गडकरी साहब का ट्विटर हैंडल देखेंगे या भारत सरकार का ट्विटर हैंडल देखेंगे पीआईबी का, तो उसमें स्वाति तिरुमल राम वर्मा हो या त्यागराज हो या नामदेव हो, तुकाराम हो, इन सब की जन्म शताब्दियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा मनाई जाती हैं। जन्म शताब्दियाँ मनाई जाती हैं, कभी कभी इनको प्रमोट किया जाता है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है क्योंकि पीआईबी के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि करंट में हम पढ़ेंगे ही। उन्होंने कर्नाटक शैली में कई कृतियों, वर्णम, पद्मों और जवालियों की रचना की। कर्नाटक शैली में तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत शैली के तराना के समान है। इसमें भक्ति गीत गाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिल्लाना का संबंध किस शैली से है? हिंदुस्तानी से या कर्नाटक से या उपयुक्त में दोनों से या इनमें से किसी से नहीं? तो आप कहेंगे तिल्लाना वास्तव में कर्नाटक संगीत से संबंधित है। क्लियर, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह और नारदावतारी भी कहा जाता है। अर्थात नारदावतारी मतलब नारद के अवतार। नारद को क्यों? क्योंकि नारद नारायण नारायण करते रहते थे ना। आप देखोगे हाथ में बीड़ा लिए नारायण नारायण बुलाते रहते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको भी नारायण कहा जाता है, नारदवादी। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। कर्नाटक संगीत की अधिकतर रचनाओं में प्रमुखतः 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। अब किसी का नाम यहाँ पे पल्लवी होगा तो वो बेचारी खुश हो गई होगी, है ना। बेचारी नहीं, मतलब वो खुश हो गई होगी, ठीक है, कि चलो मेरा नाम तो आ गया। देखो एक बात बता दूँ, यहाँ पे ध्यान देना, जब हम आपको कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना और आप में से अगर किसी का भी कोई भी नाम आता है, मतलब हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारा उद्देश्य तो ये होता नहीं कि हम आपके नाम को यहाँ पर बखान करें, ठीक है। लेकिन अगर हम आपके नाम को यहाँ पे बोल दिए और उस नाम का संबंध उस टॉपिक से है तो उस नाम को आप याद कर लीजिएगा। यूपीएससी क्वेश्चन के इंटरव्यू में आपसे पूछेगी, जैसे सपोज़ करो किसी लड़की का नाम पल्लवी अगर है और वो इंटरव्यू पैनल के सामने बैठी है और सामान्य सा क्वेश्चन अगर पूछ दिया एग्जामिनर ने कि पल्लवी का क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं कि सर पल्लवी वास्तव में कर्नाटक संगीत की अधिकतर रचनाओं में उसके जो पार्ट होते हैं उससे संबद्ध है। अब आपने क्या किया जानती हो? आपने पल्लवी को बताकर एग्जामिनर को कर्नाटक संगीत पे क्वेश्चन पूछने के लिए उन्मुख कर दिया। अब आप कर्नाटक संगीत पे तो ट्रेन होके जाओगे ही ना, क्योंकि आपको जो ट्रेन कराएगा मेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसे ही कराएगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसको इसी पे फंसा देना। अब वो कर्नाटक पे पूछेगा तो पूछ लो बेटा, क्या पूछोगे? कर्नाटक पूछेगा, फिर हिंदुस्तानी पूछेगा, फिर वर्तमान में पूछेगा। ऐसे आपका इंटरव्यू 20 मिनट से ऊपर हो जाएगा और आपको वो 170+ मार्क्स दे देगा। समझ गए? ये होता है इंटरव्यू की तैयारी। बच्चे क्या होते हैं, इंटरव्यू अलग से करते हैं, इंटरव्यू अलग से कभी नहीं होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें जान गए। अब अपना नाम लिख लीजिएगा, पल्लवी जिसका भी नाम हो, कि कर्नाटक संगीत की अधिकतर रचनाओं में 3 अंगों में से एक होती है पल्लवी। क्लियर? चलिए अगला क्या है? कर्नाटक संगीत की मुख्य विधाएँ हैं, ये आपको याद रखना है। क्या है? अलंकारम, लक्षणम, गीतम, स्वराजाति, आलापनम, कलाकृति, पल्लवी, तिल्लाना, पदम, जवाली, भजनम, रागमालिका आदि। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गीतम, स्वराजाति, तिल्लाना, पदम, जवाली, भजनम, निम्न में से ये विधाएं किस संगीत शैली से संबद्ध हैं? आप बताएंगे कर्नाटक संगीत से। क्लियर? हिंदुस्तानी संगीत शैली में जिस तरह 10 थाट बनाए गए हैं उसी तरह कर्नाटक शैली में 72 मेल हैं। अर्थात अब डिफरेंस की बात आ रही है, यानी कि हिंदुस्तानी संगीत में कम हैं और कर्नाटक में ज़्यादा हैं। आपको ऐसे याद रखना है, 10, 12, 14 ये कुछ नहीं याद रखना है, नंबर ऐसे याद रखना है। उत्तर भारतीय संगीत में मतलब हिंदुस्तानी संगीत में ताल वाद्यों जैसे तबले, पखावज आदि का इस्तेमाल गायक को संगत देने के लिए होता है,
वैसे ही गायन व नृत्य में संगीत हेतु कर्नाटक संगीत में ताल वाद्यों जैसे मृदगम, घटम आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हिंदुस्तानी संगीत के संगीतकार जब गायन करते हैं तो पखावज मतलब पैरों में घुंघरू, ठीक है, तबला, इसका उपयोग करते हैं गाना बजाना ट्यून देने के लिए। ठीक, कर्नाटक संगीत के लोग क्या करते हैं? मृदगम का उपयोग करते हैं। मृदगम का मतलब एक तरीके का ढोल, ठीक है, घटम उसी से संबद्ध है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है कर्नाटक संगीत में वीणा वादन की अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा है। मतलब वीणा वादन का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, वीणा में गिटार में अंतर होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, कुछ भी किसी को कुछ मत मान दिया करना। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी इन्हीं का चर्चा में थी वास्तव में। ठीक है, शायद इनका देहांत हुआ है इसलिए ये चर्चा में रही हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शैली की, देखो अगर नहीं भी देहांत हुआ है तो आप ये समझ लेना इनको तो फिर कोई अवार्ड मिला है। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहता, जब हम आपको पढ़ाते होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सारी सूचनाएं एक साथ संकलित होती हैं। दिमाग में होता है हाँ ये चर्चा में थी, क्यों थी ये कंफर्म नहीं होता, तो हमें चर्चा वाला तो याद भी नहीं रखना। देखो वही, देखो मेरी एक तरीका है याद पढ़ाई का, जो चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मैं वो याद रखता हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से लाइन नहीं इम्पोर्टेंट है उसे मैं नहीं याद रखता हूँ। कोई गीत हो, कोई पद हो, कोई कविता हो, कोई लाइन हो, कोई संगीत हो, कोई फैक्ट हो, वो मैं भूल सकता हूँ और भूलना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप सब कुछ याद रख लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वही याद रखता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ना कि ये घटना क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ इतना बता दूंगा कि ये चर्चा में रही थी, बाकी आप गूगल करो। ठीक है, और वो भी गूगल करने से क्या फ़ायदा, आपको जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है ना, क्वेश्चन आया कि नहीं आया। कर्नाटक शैली की क्या है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शैली की लब्ध प्रतिष्ठित गायिका हैं, मतलब इन्होंने कर्नाटक संगीत में अच्छा गायन किया है। वहीं एल सुब्रमण्यम वायलिन एवं गिरधर उडुपा घटम के प्रसिद्ध वादक हैं। आपसे ये तीनों चीज़ें नहीं पूछेगा, सिंपल सवाल पूछ लेगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से था, आप कहेंगे गलत। फिर आता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं कर्नाटक संगीत में समानताएँ। मतलब हमने डिफरेंस तो देख लिया, हालांकि डिफरेंस और डिटेल में आगे देखेंगे, बट समानताएं भी देख लेते हैं। दोनों पद्धतियों में शुद्ध तथा विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं। देखो 7 स्वर होते हैं लेकिन इसमें 12 होते हैं, मतलब शुद्ध और विकृत 7 शुद्ध हो गए और बाकी उन्हीं के मिक्सअप से कुछ स्वर बने। दोनों ने संगीत में तालों के महत्व को स्वीकार किया है। दोनों के गायन में आलाप तथा तान का प्रयोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि कर्नाटक संगीत में आलाप का उपयोग होता है लेकिन हिंदुस्तानी में आलाप का उपयोग नहीं होता। कर्नाटक में तान का होता है, उसमें तान का नहीं होता। कर्नाटक में तालों के महत्व को स्वीकार किया जाता है जबकि हिंदुस्तानी में तालों के महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं भाई दोनों इक्वल हैं। अब ये जो टॉपिक है हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत में डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसकी एक एक लाइन। ठीक है, हमने बहुत चुन कर बनाया है इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाटों से रागों की उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि कर्नाटक में 72 मेलों, मतलब मेल का संबंध है कर्नाटक से, हिंदुस्तानी संगीत का मतलब है रागों से। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। हिंदुस्तानी संगीत में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ब्रज, मराठी आदि भाषाओं का उपयोग होता है, जबकि कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम मतलब जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनका ही उपयोग होता है, जबकि हिंदुस्तानी में लगभग सभी भाषाओं का उपयोग होता है सिवाय दक्षिण भारत की छोड़ के। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में असंख्य तालों का उपयोग होता है, जबकि कर्नाटक संगीत में 35 तालों का। आप लोग एक ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते हैं। ज़्यादा आपने देखा होगा लास्ट ईयर मोदी जी ने क्या कहा था कि सब लोग अपने अपने घर से घंटियाँ निकालें, ठीक है, और जिसके पास घंटी हो तो घंटी का उपयोग करना, है ना, किस लिए? कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों ने मोदी जी का कितना अच्छा वो किया, इंटरटेन। हालांकि करना भी चाहिए था लोगों को इंटरटेन, बड़े दिनों के बाद उनको कुछ बजाने को मिला था। ठीक है, तो किसी ने परात बजाई, तो किसी ने टीन बजाई, किसी ने ड्रम बजाए। एक महिला जी थी
महिला ही उनको कहेंगे, हालांकि देवी जी कह सकते हैं। मतलब एक देवी जी थी, वो तो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई, कोरोना कोरोना, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज की। तो समझ सकते हो कि हिंदुस्तानी वालों को कुछ पता नहीं है, जो मिल जाए बजा दो। लेकिन कर्नाटक संगीत में क्या होता है कि हर चीज़ एक गुथित होती है, ठीक है, नियम होते हैं कि इन नियमों के अनुरूप ही आपको अपने संगीत को प्रमुखता देनी है। क्लियर। अब बात आती है क्या कि हिंदुस्तानी संगीत पर अरेबियन, ईरानी, तुरानी, अफ़गानी प्रभाव देखा जा सकता है, जबकि कर्नाटक संगीत मूलतः स्वदेशी है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचा रहा। आपसे इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो कर्नाटक संगीत है वो मूलतः स्वदेशी है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। अगला पॉइंट है, हैदराबाद कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में हिंदुस्तानी संगीत का प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का केवल और केवल प्रभाव क्षेत्र विंध्य के उत्तर की ओर ही है, दक्षिण में ना के बराबर है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में और हैदराबाद के कुछ रीजन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकाध अपवाद मिल जाते हैं, ठीक है। और यूपीएससी अपवाद पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। चलिए, आपने क्या क्या पढ़ लिया बता दीजिए। आपने ध्रुपद पढ़ लिया, ख्याल पढ़ लिया, तराना पढ़ लिया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पढ़ लिया, कर्नाटक संगीत पढ़ लिया, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ना। अब देखते हैं ठुमरी, ठुमरी और ठप्पा। क्लियर। किसी किसी का नाम हो सकता है ठुमरी भी हो, क्योंकि होता है ना घर में गांव में लोग नाम ठुमरी ठप्पा रख देते हैं। हमारे यहाँ एक दो लोगों का नाम होता है ठुमरी, ठुमकी। औरतें खासतौर पे नाम रखती हैं एक दूसरे के कि वो फलाना ठुमकी जियाँ हैं, ठुमरी जियाँ हैं, मतलब एक से एक नाम रखते हैं। खैर चलिए, इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है, अर्थात राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब आप जो बोलना चाहते हैं। सपोज कीजिए, गंदा सा एग्जाम्पल है बट फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको यही भाषा समझ में आएगी। मतलब वही होता है ना कि कुछ भाषाएं होती हैं जो आपको जल्दी समझ में आती है, जो आपके जेहन में, मतलब आपके अंतरात्मा में काफ़ी अच्छे से उतर जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में, या आप लोगों ने रियलिटी भी फेस किया होगा कि 14 फरवरी को आप लोग जब काफ़ी समय नज़ाकत से इंतज़ार करते करते आपके जीवन का सबसे महान दिन आता है 14 फरवरी, साल में एक दिन। उस दिन आप प्रैक्टिस करते हैं उसके 10 दिन पहले से, लगभग 2 महीने से तक, कि कैसे प्रपोज करूँगा, घुटने के बल करूँगा कि लेट के करूँगा कि साक्षात दंडवत होकर करूँगा, गुलाब ताज़ा होगा कि एक दिन पुराना होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, है ना। मतलब कैसे आप प्रपोज करोगे। और इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका लुक, आपका भाव, बोलने का तरीका, आपकी शैली, आपका जो भाव होगा, आपका जो रूप होगा, आपका जो रस होगा, बोलने की जो मिठास होगी, वही वास्तव में उस दिन आपको 14 फरवरी के दिन किंग मेकर बना पाएगी। क्लियर। वरना आप जिस प्रियतम के लिए, जिस प्रेयसी के लिए प्रपोजल बना रहे हो, वो अनएक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखा करें। ये वास्तव में ठुमरी का है। अब आप में से जिसका भी 14 फरवरी आएगा ना, वो ये लाइन कभी नहीं बोलेगा ठुमरी को लेके। क्लियर। और वो काफ़ी कोशिश करेगा कि वो जो उनसे बोले, सामने वालों से, अपने जो प्रिय हैं या प्रेयसी हैं, तो आई को भी अच्छे से बोले, लव को भी अच्छे से बोले, मैरी को भी अच्छे से बोले। क्लियर। खैर चलिए, बोलना हो तो बोलिएगा, लेकिन अभी आपको जिसको बोलना है वो है आपकी लवासना। क्लियर। ये सारे काम आप लवासना में करना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको बेहतरीन माहौल मिलेगा, बर्फ़बारियों के बीच में करना किसी को प्रपोज, टॉप 10 वाली में से किसी एक को, या टॉप 10 वाले में से किसी एक को, ठीक है। टप्पा, और तब पप्पा भी नहीं मना करेंगे और ना अम्मा मना करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी तो क्या कि अभी तो आपकी कुटाई भी हो जाएगी। टप्पा क्या है? जैसे देखो, ठुमरी हमने पढ़ा, उसी के बाद टप्पा आता है। ठुमरी में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। क्यों? क्योंकि ठुमरी, ठप्पा, ख्याल ये सबको मिक्स करके आता है। ठप्पा भारत की प्रमुख पारंपरिक संगीत शैलियों में से एक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ क्षेत्रीय शास्त्रीय संगीत, कुछ क्षेत्रीय जनजातीय संगीत, वो क्षेत्र और उनके नाम।
आप लोगों को लग रहा होगा इस पे क्वेश्चन सर कैसे आएगा। इस पे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया ना प्रीवियस पार्ट में, क्या पढ़ाया था आपको कि त्यौहार, ठीक है, जनजाति और क्षेत्रीय ये जो संगीत है इन सबको मिक्स करके देगा। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया पखिंडा, ठीक है, और दे देगा यहाँ राजस्थान, पूछेगा सुमेलित कीजिए, तो आप बता देंगे साहब बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। और इसको आप क्या करेंगे बताइए, आप में से सबको पता है, हमने बताया था कि आप अपने A4 के पेज को ऐसे करिए, इसको 20 से 2 पार्ट करिए और फिर इस 2 पार्ट को भी हर पार्ट को 2 पार्ट में और डिवाइड कीजिए, मतलब 6 पार्ट आप कर दीजिए। और उसमें हर एक पेज में लगभग 5 नाम लिख लो, पखिंडा लिख लो, पंडवानी लिख लो, ऐसे ऐसे करके आप बना लीजिए और उनको अपने वॉशरूम, किचन, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, यहाँ तक कि गेट पे भी, जो आप गेट ओपन करते हैं ना उसके बैक साइड पे, वहाँ पे भी चिपका लो कि जब कोई गेट पे आपसे मिलने आए तो उससे पहले फिर वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रमुख क्षेत्रीय व जनजातीय संगीत, पखिंडा राजस्थान का। देखो इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है कि लोग कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं। और कुछ लोगों के तो मन में तो ये भी ख्याल आ रहा होगा कि अरे मास्टर गा के भी सुना दो तब तो मज़ा ही आ जाए। तो आपको अच्छे से पता है कि आपका मास्टर को पढ़ाई की फील्ड में नॉलेज है, यूपीएससी की फील्ड में नॉलेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी और गायन के संदर्भ में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो पंडवानी लोकगीत क्या है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। पखिंडा और पंडवानी में डिस्टर्ब मत होना, पखिंडा राजस्थान का, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। लमन हिमाचल प्रदेश का, पुवाड़ा महाराष्ट्र का, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 कठिया उड़ीसा का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साना लामोक मणिपुर का, इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा मणिपुर का, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। साई कुती जई मिज़ोरम का, नहीं इंपॉर्टेंट है। चाई हिया मिज़ोरम का, नहीं इंपॉर्टेंट है। घसियारी लोकगीत गढ़वाल उत्तराखंड, यूके पीसीएस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीज़ें आपने देख लें। अब बात आती है संगीत जगत के कुछ प्रमुख पर्सनालिटी। देखो यूपीएससी इंडिपेंडेंट आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछती है, जैसे तानसेन पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और फिर यूपीएससी ने इसके पहले क्वेश्चन किस पे पूछा, त्यागराज पे। तो हम इन सभी पर्सनैलिटी को देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि उम्मीद ये है कि इस बार आपसे क्वेश्चन किस पे पूछेगा, खुसरो साहब पे, ठीक है। तो खुसरो साहब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हम पढ़ लेंगे। देखते हैं, पहले हमारे व्यक्ति आते हैं कौन से, जयदेव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने गीत गोविंद पर अपनी टीका रसिक प्रिया लिखी। मतलब आपसे एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, गीत गोविंद किससे संबंधित है, जयदेव से। रसिक प्रिया किससे संबंधित है, बताइए, राणा कुंभा से। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। और वास्तव में गीत गोविंद जो है ना, ये पद्य शैली में लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। मतलब अष्टपद हैं इसमें, अष्टपदी इसको भी बोलते हैं, बट आपको याद नहीं रखना है। अमीर खुसरो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध सूफी संत, कवि तथा संगीतज्ञ हुए हैं। खुसरो अपने समय के 6 सुल्तानों, खिलजी से लेकर तुगलक वंश के सभी बादशाहों के राज कवि रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। खुसरो हिंदी के साथ साथ फारसी और अरबी भाषाओं के भी विद्वान थे तथा फारसी और हिंदी में काव्य भाषाएं रचनाएं करते थे। क्लियर। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, मतलब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अमीर खुसरो के जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है। कविता के क्षेत्र में खुसरो ने गज़ल, मसनवी, कसीदा और रुबाई लिखने में विशेष निपुणता प्राप्त की। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने गज़ल, कव्वाली तथा तराने का श्री गणेश किया। मतलब गज़ल की खोज, कव्वाली की खोज और तराने की खोज खुसरो ने की थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। खुसरो ख्याल के नायक तथा तराने के आविष्कारक थे। संगीत के क्षेत्र में राग यमन उनकी ही देन है। आपको देखो दे देगा, खुसरो के संदर्भ में सत्य कथन है, इन्होंने ख्याल के नायक तथा तराने का आविष्कार किया था। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने राग रूपी यमन रूपी राग की खोज की। इन्होंने गज़ल, मसनवी, कसीदा और रुबाई लिखने में निपुणता हासिल की। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप कहेंगे सभी कथन। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। क्लियर। मतलब पखावज एक तरीके का, मैं तो बता रहा था उतने टाइम क्या बताया था मैंने, पैर में बांधने वाला, मैं पखेरू समझ रहा था, ठीक है।
पखावज मतलब एक तरीके का ऐसे बड़ा ड्रम टाइप का होता है, ठीक है, उसके दो पार्ट इन्होंने कर दिए, तो दो पार्ट बन गए, तो एक ऐसे बन गया, ठीक है, एक ऐसे बन गया, और उसे इन्होंने क्या बना दिया, ऊपर चर्म की वो लगा दी परत, बकरी की या किसी की, और उसको बना दिया तबला, ठीक है। आप लोग देखते रहते हो कहीं ना कहीं तबला वादक आते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आता है बीना और सारंगी को जोड़कर सितार बनाया। मतलब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम को इन्होंने पहले ही ईजाद कर दिया था। किसी का सुर किसी का ताल आपस में मिला दिया और उसे नया बना दिया, ठीक। इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है स्वामी हरिदास, इम्पॉर्टेंट है। मध्यकालीन युग में स्वामी हरिदास एक महान संत, कवि तथा संगीताचार्य हुए। गायक के रूप में वे ध्रुपद को गाने में पारंगत थे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा कि स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद से माना जाता है, तो अब आप सोच रहे हो ना ध्रुपद के कितने पॉइंट आपको मिल रहा है। संगीत आचार्य के रूप में इन्होंने तानसेन, बैजू बावरा, राजा सौर सेन आदि को संगीत की शिक्षा प्रदान की। मतलब तानसेन इन्हीं के शिष्य थे, ठीक। एक कवि के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की। सिंपल सी बात है। जिन्हें उन्होंने रागों में निबद्ध किया, मतलब रागों में संकलित किया, तथा एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में वैष्णव मत की, ये आपसे नहीं पूछेगा, परंपरा को जारी रखा नहीं पूछेगा। उन्होंने रासलीला का प्रचलन कर नृत्य की एक नवीन विधा का आरंभ किया। रासलीला का मतलब क्या होता है, रासलीला को देखो ऐसे गलत अर्थों में उपयोग किया जाता है, मतलब मूर्ख टाइप के लोग हैं तो उसको गलत टाइप का उपयोग करते हैं, बट रासलीला का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियाँ और सभी ग्वाल वाले क्या करते थे, छुट्टी वाले दिन पावरी करते थे। मतलब एक तरीके की पार्टी, खूब आ गया मक्खन, ठीक है, राधा आधा सब लोग सज के आ गई और अपना खूब तेज डीजे बजा के नाच रहे, ठीक है। मतलब डीजे नहीं, उस समय भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और सब नाचते थे, ठीक है। वो थी रासलीला, ठीक है। और रासलीला में किसी भी प्रकार की फूहड़ता नहीं थी। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, होता क्या है कि आजकल के बच्चे रासलीला को कुछ और ही समझ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं समझनी, वो रासलीला अलग थी और आज की रासलीला अलग होती है। मतलब आजकल के लोग जो बोलते हैं ना कि रासलीला कर रहे थे क्या, तो वो अलग चीज़ है। फिर बात आती है स्वामी हरिदास निम्बार्क समुदाय से सम्मत थे। आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि निम्बार्क समुदाय का संबंध किससे था, स्वामी हरिदास से, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति के एक विशेष संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय अथवा सखी संप्रदाय के संपादक थे, संस्थापक थे, सॉरी। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती तानसेन की। हालांकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, बट फिर भी देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में तानसेन का योगदान इतना अधिक है कि उन्हें संगीत का सम्राट कहा जाता है। तानसेन ध्रुपद धमार के उच्च कोटि के गायक थे। इन्होंने कई रागों एवं रागनियों का विश्लेषण कर नए रागों का आविष्कार किया। मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की थोड़ी, दरबारी, कान्हड़ा। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन क्या था कि तानसेन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, और ये सारे तो सत्य दिए हुए थे। इन्होंने वाद्य संगीत में रबाब तथा सुरबहार वाद्यों का निर्माण किया, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। संगीत शास्त्र पर संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत जैसी पुस्तकें लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि संगीत सार, रागमाला, साहित्य लहरी और सूर सरावली, इनका सूरदास का संबंध निम्न में से किससे है, तो आप साहित्य लहरी और सूर सरावली बता सकते हो। संगीत सार और रागमाला का संबंध नहीं है, ये किससे है, तानसेन से, ठीक है। चलिए अगली पर्सनालिटी हमारे त्यागराज। क्वेश्चन पूछा जा चुका, बट फिर भी हम रिवीजन के लिए देख सकते हैं। कर्नाटक संगीत के पुरोधा व्यक्तित्व, तिरुवरूर संगीत और नृत्य कला का प्रसिद्ध केंद्र था। त्यागराज राम भक्ति में लीन रहते थे और उस संगीत की बत्सरना करते थे जो भक्ति व श्रद्धा विहीन हो। बत्सरना का मतलब आलोचना करते थे, किसकी, जिसमें भक्ति ना हो, जिसमें श्रद्धा ना हो, क्लियर, मतलब जिसमें फूहड़ता हो उसका काफ़ी आलोचना करते थे, क्रिटिक करते थे। त्यागराज द्वारा अधिकतर भजन तेलुगु भाषा में लिखे गए थे, परंतु उनकी अनेक संगीत रचनाएं संस्कृत में थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि उनकी रचनाएं जो वास्तव में थी हिंदी में थी कि तमिल में थी, तो आप बताएंगे संस्कृत में थी, ठीक है। त्यागराज का संबंध भजन संप्रदाय से था, आपसे नहीं पूछेगा। संगीत के क्षेत्र में त्यागराज ने जिन रागों का आविष्कार किया उन्हें खराप्री और हरिकाम्बोजी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात आती है महाराज स्वाति तिरुनल राम वर्मा। अभी आपने पढ़ा
तो क्या है कि कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी दोनों प्रकार के शास्त्रीय संगीत के वे उत्कृष्ट संगीतकार थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, मतलब एक पर्सन के अंदर साउथ और नॉर्थ का मिक्सअप था। इन्होंने 5 भाषाओं संस्कृत, मलयालम, हिंदुस्तानी, तेलुगु और कन्नड़ के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने भक्ति के 9 मार्गों की व्याख्या 9 कीर्तनों में की, जिन्हें नवरत्न मालिका कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवरत्न मालिका की इन्होंने रचना की, तो आपको पता है कि हाँ, नवधा भक्ति आप हमेशा पढ़ते हो ना, आराधना, उपासना, ये सारी चीज़ें, प्रार्थना वगैरह वो आती हैं। वे स्वाति तिरुमल ही थे जिन्होंने पश्चिमी वाद्य वायलिन को कर्नाटक संगीत में मान्यता दी। मतलब वेस्टर्न का जो वायलिन होता है ना, उसको वास्तव में इन्होंने कर्नाटक संगीत में शामिल कर लिया। ठीक है, अब आता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में रहे क्यों। आप में से जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, तो दिल्ली में आप में से जब आप लोग ITO कभी आएंगे, ITO मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से आप जब UGC के कार्यालय की ओर जाएंगे, ख़ास तौर पर आप जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय की ओर, तो वहाँ पे आपको कई सारी एकेडमियाँ मिलेंगी, कई सारे NGO भी वहाँ पे हैं। तो वहीं पे गांधार एकेडमी है। उस गांधार एकेडमी और जो कर्मचारी, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेडिकल कॉलेज वाली जस्ट फेस पे लाइन पे, ठीक है। तो वो जो मार्ग है ना, उसका नाम ही है विष्णु दिगंबर मार्ग। क्लियर। और दूसरा उसी का नाम है, उसी से सम्मत जो क्रॉस करता हुआ, टच होता हुआ, भरत खंडे मार्ग। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन मार्गों के नाम को चेंज को लेकर इशू उठा था, तो इसीलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इतना बस आपको पता होना चाहिए। देखो, हमें तो बस इतना पता नहीं चाहिए घटना घटी, उसका हमारे टॉपिक से क्या संबंध है, बस। बाकी तो क्या आएगा, हमें उससे क्या मतलब। विष्णु दिगंबर पलुस्कर कौन थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा गायक। संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आता है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अभी मैंने इन्हीं का नाम लिया है, तो आप समझ सकते हैं दोनों संगीत से, इसीलिए। और एक और बात कि वहाँ पे संगीत नाटक एकेडमियाँ ही हैं सारी, जितनी भी संगीत से संबंधित है ना, सब वहीं पे बनी हुई है। आप लोगों का नाच गाना करना हो, कभी साउथ इंडिया का नाच सीखना हो, तो आप जाइएगा, घूमिएगा आराम से वहाँ पे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर आप घूम के आए क्या? तो बिल्कुल सही बात है, मैंने जब दिल्ली में रहता था तो 2-3 साल वहीं के चक्कर लगाए हैं, नाच गाना सीखने के लिए नहीं, NGO में जाने के लिए। ठीक है, चलिए। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और भारतीय संगीत के स्तरीकरण के कार्य में अग्रगण्य लोगों में शामिल हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। हाँ, एक बात और आपको पता होना चाहिए, वहीं पे क्या है पता है आपको? वहीं पे है गांधी पीस फाउंडेशन, GPF। तो वहाँ पे मैं पढ़ने भी जाता था लाइब्रेरी में, गांधी लाइब्रेरी, एक तो राजघाट वाली और यहाँ पे, दोनों में मैं पढ़ता था। ठीक है, चलिए। भारत में रंगमंच कला प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। भांड पाथेर कहाँ का है? कश्मीर का प्रमुख लोक नाट्य है, कृषक समुदाय से संबंधित है। देखो, नीचे वाला तो आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, कश्मीर का प्रमुख लोक नाट्य है। आप सोचोगे सर कश्मीर क्यों? एक तो 370 के कारण, दूसरा अतहर आमिर के कारण, तीसरा टीना डॉबी के कारण। क्लियर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सोच लिया करो कि अच्छा टीना डॉबी साहब ने एक नया क्वेश्चन जनरेट कर दिया। ठीक है। स्वांग ये हरियाणा का लोकगीत है। पोवाड़ा महाराष्ट्र का वीर रस प्रधान गाथा गीत है। भवई गुजरात का। 10 कठियाँ उड़ीसा का, अभी आपने पढ़ा था ना 10 कठियाँ पहले ही। ठीक है। विल्लपट्टू तमिलनाडु का, नहीं याद रखना। जात्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम से संबंधित। और चैतन्य महाप्रभु से संबंधित। आप ये बताइए, चैतन्य महाप्रभु को आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था ना, तो 3-4 चीज़ों का आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का नाम अचिंता भेदा भेद था? ठीक जवाब दिया, बिल्कुल सही बात। क्या चैतन्य महाप्रभु सगुण भक्ति शाखा के संत थे? बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया। तीसरा आप बताइए कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने संकीर्तन के माध्यम से ईश्वर की आराधना करने की बात की। बिल्कुल सही बात। ये श्री राम की आराधना की बात करते थे? नहीं साहब, ये भगवान कृष्ण और राधा की बात करते थे। क्लियर, तो देखो ऐसे आपका रिवाइज भी हो गया। चलिए, इतना आपका रिवाइज हो गया। अब देखते हैं क्या माच कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। यूपीएससी ने PCS में यूपी PCS काफ़ी क्वेश्चन पूछती है और MP PCS भी। संगीत इस विधा का प्रमुख तत्व है। माच के नर्तक, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। ख्याल, ये राजस्थान की है। राजस्थान वाले तो खुश हो जाते होंगे। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ,
आप में से देखना चाहे कुछ लोगों को जब आप आपके स्टेट से आती होगी ना कोई बात, तो आप लोग बड़े खुश हो जाते होगे, अरे मेरे यहाँ का आ गया, मतलब एक फीलिंग होती होगी क्षेत्रवाद की, और आप लिखोगे क्या, क्षेत्रवाद बहुत हानिकारक चीज़ होती है। समझ गए। चलिए, तमाशा महाराष्ट्र की है, अंकिया नाच असम की है, भावना भी इसे कहते हैं, वैष्णव परंपरा से संबंधित है, कृष्ण भक्ति है और शंकर देव के द्वारा, अच्छे से पता है आपको। ओजापाली असम की है, संगीत नृत्य है, नाटक का मेल है, कथानक रामायण महाभारत पुराण से लिया गया है। तेरुकुट्टू, ठीक है, तमिलनाडु का है। कुटियट्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्यों, क्योंकि केरल का है, संस्कृत नाटक पर आधारित है और यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स में शामिल है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। कृष्णाट्यम केरल का है, कृष्ण से संबंधित है। मुडियट्टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल का है, कथकली के समान मुकुट का प्रयोग होता है, यूनेस्को में लिस्टेड है। चकियार कुथू इंपॉर्टेंट है, केरल का है, हिंदू मंदिरों में मिझावू और झांझ वाद्य यंत्र, झांझ का मतलब होता है ना, आपने देखा होगा ना शादी वगैरह में जो झांझ बजाते हैं, मंजीरा, सपोज करो आप लोग लेडीज़ लोगों के यहाँ देखते होगे जब शादी ब्याह का फंक्शन होता है ना, तो औरतें ढोलक के साथ में जो बजाती हैं मंजीरा, वो छोटा है इसकी चीज़। फिर है कुचाम्बलम, मंदिरों में नृत्य प्रदर्शन करने से संबंधित, ये आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है यक्षगान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का है, संगीत की अपनी अलग इसकी शैली है, ये याद रखना है, संगीत की अपनी अलग शैली है, मतलब ये ना तो हिंदुस्तानी है ना ही कर्नाटक है। क्वेश्चन क्या देता है कि यक्षगान कर्नाटक की एक शैली है, ये एक हिंदुस्तान, ये एक कर्नाटक संगीत शैली से संबद्ध है, तो गलत हो जाएगा। मदाला, चांदा, पुंगी, हारमोनियम वाद्य यंत्र हैं इसके, क्लियर। इसकी कई समानांतर शैलियाँ हैं जिसकी प्रस्तुति आंध्र, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी हैं, मतलब आपको दे देगा ये केवल और केवल कर्नाटक तक सीमित है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है थेय्यम, ये कहाँ का है, केरल का, वैष्णव, शैव और जैन का इसमें इम्पैक्ट देखा जा सकता है। फिर आती बुर्रा कथा, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बुर्रा कथा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जश्न या जश्न और भांड कश्मीर का है, क्लियर। रम्मत राजस्थान का है, बहुरूपिया राजस्थान का है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कुछ अन्य लोक नाट्य हैं, इनको बस देखना है, क्या है, करियाला हिमाचल का आपसे नहीं पूछेगा, लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ का नहीं पूछेगा, रहेस छत्तीसगढ़ का नहीं पूछेगा, गोधल महाराष्ट्र का नहीं पूछेगा, ताल मद्दिल कर्नाटक नहीं पूछेगा, पंडवानी छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, पाला उड़ीसा नहीं पूछेगा, विदेशिया बिहार जरूर पूछेगा, छऊ बिहार एवं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्योंकि जीआई टैग मिला है, पढ़ाएंगे इसको हम करंट में। दशावतार महाराष्ट्र का इम्पॉर्टेंट है, हरी कथा दक्षिण भारत की, ये नहीं पूछेगा, कीर्तन महाराष्ट्र का है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। फिर आता है गंभीरा पश्चिम बंगाल, नहीं पूछेगा, नकल पंजाब नहीं पूछेगा, पदायनी केरल पूछ सकता है, वारीलेनबा मणिपुर नहीं पूछेगा, क्लियर। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अनइम्पॉर्टेंट है, बट आपको लिखना सभी को है, ठीक है। चलिए, अब हमारा आता है आज का लास्ट टॉपिक, कठपुतली कला। कई बार आप सुनते हुए कठपुतली, तो कठपुतली वास्तव में 3 टाइप की होती है, एक होती है दस्ताना कठपुतली, एक होती है क्षण कठपुतली, क्लियर, और तीसरी कौन सी होती है बताइए, यहाँ पे छाया कठपुतली, क्लियर। तो इन कठपुतलियों को हम देखते हैं। दस्ताना में आती पव कथकली, मतलब केरल की है, दूसरी है कुंदेई नाच, उड़ीसा की है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, कुंदेई नाच कठपुतली कहाँ से है, उड़ीसा की है। फिर आती क्षण कठपुतली के अंतर्गत पुतुल नाच, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, पुतुल नाच कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, क्लियर। फिर बात आती है उड़ीसा की, उड़ीसा की कौन सी है, कथी कुंदई। फिर आता है यमपुरी, कहाँ की है, बिहार की। फिर आता है आंध्र प्रदेश की थोलू बोमलाटा, आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तमिलनाडु की बोमलातम है, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ना बच्चों को, थोलू बोमलाटा आंध्र प्रदेश की है और बोमलाटम तमिलनाडु की है, ठीक है। टोगले टोबे अट्टा नहीं पूछेगा, चमा दैचे बहुल्या नहीं पूछेगा, रावण छाया इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रावण छाया कहाँ की है, उड़ीसा की, ठीक है। अब आती है धागा कठपुतली, असम में जैसे पुतुल नाच, ठीक है, उड़ीसा में जैसे गोपालिल्ला कुंधेई, तमिलनाडु की बोलट्टम में डंडों एवं धागों दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें जो क्वेश्चन आने हैं वो 3-4 से आएंगे, रावण छाया से, यमपुरी से, ठीक है, कुडियट्टम से, थोलू बोमलाटा और बोमलाटा से, क्लियर।
तो आपको बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, समझ गए। तो इस तरीके से आज हमने अपने इस पार्ट में टॉपिक नंबर 100 कितना 1 से लेकर टॉपिक नंबर 120 तक के टॉपिक को कंप्लीट किया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक पसंद आए होंगे, साथ ही इनका एनालिसिस भी समझ में आया होगा, और साथ ही आपको जो अच्छी चीज़ आपके लिए पता चली होगी वो है ठुमरी। अब याद करिएगा ठुमरी को एग्जाम्पल मैंने कहाँ से दिया था, क्यों दिया था, किस लिए दिया था, तो आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। तब तक याद करिए, फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए।